हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एग्जाम्पलर सीरीज को और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था लाइव प्रोसेसेस के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को और आज की वीडियो में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रिसेप्टर्स हम किसको बोलते हैं? जो स्टिमुलस को रिसीव करता है, राइट। मतलब सराउंडिंग्स में अगर कोई चेंजेस हो रहा है जिसको हम स्टिमुलस कहेंगे, उस स्टिमुलस को जो भी न्यूरॉन रिसीव करता है उस न्यूरॉन को यानी कि नर्व सेल को रिसेप्टर कहा जाता है, राइट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट नहीं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, राइट। तो फर्स्ट कह रहा है कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट द टेस्ट एंड ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर जो है ना, रिसेप्टर का नाम है, इट रिकॉग्नाइज द टेस्ट एक्चुअली। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? तो टंग पर। और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है ना, इट डिटेक्ट्स द स्मेल एंड इट इज प्रेजेंट इन द नोज। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट और करेक्ट ही पूछ रहा है, तो रेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन वाला आंसर भी नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जिसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, ठीक है, ये क्या करता है? ट्रैवल करता है थ्रू इन अ न्यूरॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर। तो एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। यस, दिस इज द डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है सो नर्व इम्पल्स जो है सो एंटर करेगा आपका डेंड्राइट में, डेंड्राइट से आएगा सेल बॉडी में। ठीक है, ये सेल बॉडी हो गया, ये वाला पोर्शन सेल बॉडी है। सेल बॉडी में आया, सेल बॉडी में एक्जन से पास करेगा। ठीक है, एक्जन से होते हुए एक्जन टर्मिनल पे आएगा, ये एक्जन टर्मिनल है। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा? मूव करता है नर्व इम्पल्स इन अ न्यूरॉन। तो यहाँ पे क्या करा है कि फर्स्ट ऑप्शन कि डेंड्राइट, डेंड्राइट से एक्जन, ठीक है, डेंड्राइट से एक्जन, तो ये गलत हो गया। डेंड्राइट से पहले सेल बॉडी, इसको एनलार्ज करके रखते हैं यहीं पे। ठीक है, पहले है डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी, तो ये तो गलत हो गया। फिर सेल बॉडी से डेंड्राइट, नहीं, गलत हो जाएगा। डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्जन एंड एक्जोनल एंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन साइनेप्स क्या कह रहा है कि केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। साइनेप्स होता क्या है? तो साइनेप्स जो है ना, जंक्शन है, दो न्यूरॉन जहाँ पे मिल रहा होता है ना, उसका जंक्शन है एक्चुअली। हालांकि कंप्लीटली मिलता नहीं है, उसके बीच में गैप होता है। तो लेट मी शो यू द साइनेप्स, एक मिनट। तो ये दो न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। यहाँ पे देखेंगे दोनों न्यूरॉन के बीच में जो ये माइन्यूट गैप होता है ना, माइन्यूट गैप, यहाँ पे तो कांटेक्ट में दिखाया, एक्चुअली कांटेक्ट में रहता नहीं है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है साइनेप्स, राइट। तो यहाँ पे साइनेप्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन साइनेप्स केमिकल सिग्नल जो है ना वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, साइनेप्स में क्या होता है ना कि दो न्यूरॉन के बीच में गैप है और इस गैप में केमिकल्स भरा होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो। तो क्या होता है कि इधर से जो है सो नर्व इम्पल्स एंटर किया डेंड्राइट में, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्जन होते हुए नर्व एंडिंग्स, नर्व एंडिंग से फिर क्या होता है कि वो मूव करता है इस केमिकल्स में, केमिकल सिग्नल के फॉर्म में, और फिर वो जो है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर सेल बॉडी, और ऐसे करके जो है सो मूव करते रहता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। तो साइनेप्स में केमिकल होता है, केमिकल के थ्रू जो पास होता है ना मैसेज, वो जो है सो केमिकल चेंजेज के थ्रू पास होता है, यानी कि केमिकल सिग्नल के फॉर्म में पास होता है, ना कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जो है न्यूरॉन के थ्रू ही पास होता है, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है तो वो केमिकल सिग्नल के थ्रू जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑप्शंस में कि इन साइनेप्स केमिकल सिग्नल जो है दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ? तो यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं। पहला कह रहा है कि डेंड्राइटिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द एक्सटर्नल एंड, नहीं, यहाँ पे साइनेप्स में जो है इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में एंटर करेगा, तो इस न्यूरॉन का क्या है? साइनेप्टिक एंड है, सॉरी, आपका क्या है? एक्सटर्नल एंड है। तो इस एक्सटर्नल एंड से निकलेगा और इस डेंड्राइट में जाएगा, तो ये ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे कह रहा है कि डेंड्राइटिक एंड से निकल के दूसरे के एक्सटर्नल एंड में जाएगा, ये तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक्जन टू द सेल बॉडी, नहीं, एक्जन से सेल बॉडी में कैसे जाएगा, इसमें रिवर्स बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा। डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्जन में जाएगा, एक्जन से सेल बॉडी में नहीं जाता है, ये भी गलत हो गया सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि सेल बॉडी टू एक्सटर्नल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन, तो कह रहा है कि सेल बॉडी से एक्सटर्नल एंड तक जाएगा ऑफ द सेम न्यूरॉन, बट यहाँ पे तो साइनेप्स की बात हो रही है कि साइनेप्स में कैसे मूव कर रहा है, तो ये तो एक ही सेल में हो गया, ये भी गलत। तो देखिए तीन ऑप्शन अगर गलत हो गया ना तो फोर्थ आपका सही होगा ही होगा। वैसे देख लेते हैं, एक्सटर्नल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, तो ये सही है। ठीक है, पहला का एक्सटर्नल एंड निकला और दूसरे के डेंड्राइट में जाएगा इस केमिकल्स के थ्रू, साइनेप्स में जो प्रेजेंट है, साइनेप्स जो है ना उस गैप को बोलेंगे दो न्यूरॉन्स के बीच में जो है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है कि इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल। ठीक है, मतलब न्यूरॉन में क्या होता है ना कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है, तो वो आपका हो जाएगा एक्सटर्नल एंड पे। ठीक है, क्योंकि देखिए न्यूरॉन के थ्रू जब तक पास कर रहा है ना मैसेज, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में पास करता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, न्यूरॉन के थ्रू जो पास कर रहा है मैसेज, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में पास कर रहा है, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेज आएगा तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्स है ना गैप, इसमें केमिकल्स फिल रहता है, तो ये यहाँ तक आएगा, तो इसमें फिर क्या होगा ना, कुछ केमिकल चेंजेस होगा। ठीक है, उस केमिकल चेंज के कारण इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर जनरेट होगा, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर जो क्या होगा दूसरे न्यूरॉन से होते हुए पास होगा। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक सिग्नल डायरेक्ट पास नहीं होता है, इस केमिकल के थ्रू पास होता है, कुछ केमिकल चेंजेस के कारण। ठीक है, तो जिसको हम केमिकल सिग्नल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि न्यूरॉन में कन्वर्जन जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल का केमिकल सिग्नल में कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे हुआ, तो इधर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया। ठीक है, इधर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया और ये जो सो आपका एक्सटर्नल एंड है, तो एक्सटर्नल एंड के पास क्या हुआ है ना कि ये कन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल एंड तक आया तो वो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ही आया है, और फिर वो केमिकल चेंज में मतलब केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन कि कहाँ पे जो सो इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, तो एक्सटर्नल एंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच इज द करेक्ट सीक्वेंस, क्या पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्स आर्क जो है ना वो पाथ होता है जिसके एलोंग जो है ना, जिसके थ्रू जो है सो नर्व इम्पल्स मूव करता है इन द केस ऑफ रिफ्लेक्स। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज कि हमने जो है सो किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छू लिया गलती से। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब जनरेट होगा, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है सो क्या होगा, मूव करेगा, मूव करते करते आएगा आपका कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा, जिस न्यूरॉन के थ्रू आ रहा है उसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड तक आया, स्पाइनल कॉर्ड से फिर क्या किया जाएगा, कमांड सेंड किया जाएगा आपका मसल्स को। ठीक है, या फिर किसी ग्लैंड तक जा रहा है तो ग्लैंड को, यहाँ से जो क्या होगा कि कमांड आया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ही आएगा, और जो न्यूरॉन कैरी कर रहा है ना इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स, वो आपका हो जाएगा मोटर न्यूरॉन। मसल्स में आएगा, मसल्स फिर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा। तो ये आपका पूरा पाथ जो है ना, जिस पाथ को फॉलो करते हुए जो सो क्या हो रहा है, नर्व इम्पल्स मूव कर रहा है इन द केस ऑफ रिफ्लेक्स, इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले तो रिसेप्टर रिसीव किया। ठीक है, ये तो सही है सारे में। रिसेप्टर के बाद किस में आएगा आपका, सेंसरी न्यूरॉन, तो यहाँ पे मसल्स है, मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, तो ये तीनों तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आपका सही है, दैट इज ऑप्शन डी। ये सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ट्रू पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में पहला ऑप्शन कह रहा है कि सडन एक्शन इन द रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। यस, जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है ना, या फिर सडन एक्शन जो होता है, ठीक है, किसी के अगेंस्ट, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स या फिर रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन कैरी द सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स। नहीं, सेंसरी न्यूरॉन जो है ना,
क्या करता है कि रिसेप्टर से ये आपका स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। फिर मोटर न्यूरॉन कह रहा है कि कैरी करता है सिग्नल्स को फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड, नहीं, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक लाता है मोटर न्यूरॉन, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत हो गया, तो देखिए सेकंड एंड थर्ड जिसमें भी वो गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो आपका एक ही बचा है ऑप्शन सी, ठीक है। अगर 3 गलत हो गया ऑप्शन तो एक ही ऑप्शन बचेगा ऑप्शन सी, जिसमें कि 1 एंड 4 हो जाएगा। 4 अगर पढ़ेंगे तो ये करेक्ट होगा ही होगा, राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हर एक क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि सारे ऑप्शंस पढ़ना ही पड़े। अगर 3 गलत हो गया मतलब फोर्थ जो है तो सही है। अगर एक सही है और एक ही पूछ रहा है कि कौन सा सही है तो वो समझिए सही है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट विल सेव योर टाइम, ऐसे ही काम किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ब्रेन, ब्रेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द मेन थिंकिंग पार्ट, राइट, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन, नहीं, फोर ब्रेन होता है, सेरिब्रम, ठीक है। फोर ब्रेन जो है ना दैट इज द मेन थिंकिंग पार्ट। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें देख लीजिए कि पहला जिसमें है ना उसको रॉन्ग कर दीजिए, ये पहला यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी 1 दिया हुआ है यानी कि ये ऑप्शन नहीं है, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, अच्छा सॉरी सेकंड में क्या कह रहा है कि द सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल, साइट etc आर लोकेटेड इन द फोर ब्रेन, ठीक है। तो ये सब जो है सो आपका क्या होगा ना, सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, ये सब जो है सो कहाँ पे होगा, फोर ब्रेन में होगा। तो ये तो सही है, ठीक है, ये क्या होगा, सही है। तो देखिए इस दोनों में से 2 किस में है, तो 2 इसमें है यानी कि ये सही है। रेस्ट को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट था, तो आप इस ऑप्शन में जो पहला में है, इसमें पहला है यानी कि ये तो होगा नहीं, इसमें पहला है तो ये होगा नहीं, बचा 2, ठीक है। तो अब सेकेंड ऑप्शन हमने पढ़ा, सेकेंड ऑप्शन सही है, तो सेकेंड ऑप्शन सिर्फ इस वाले में है, इस वाले में नहीं है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना तो टाइम बचा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। करा कि पोस्चर एंड बैलेंस, बॉडी का जो पोस्चर होगा एंड बैलेंस होगा ना उसको कौन कंट्रोल करेगा, तो वो कंट्रोल करता है सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम एक बार दिखा देते हैं आपको डायग्राम में, ठीक है। ये ब्रेन का डायग्राम है एज यू कैन सी, सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पोर्शन जो ना आपका, ये वाला पोर्शन, ये सेरिबेलम है। सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। और हाइंड ब्रेन का भी जो है सबसे बड़ा पार्ट है। अगर हम पूरे ब्रेन की बात करते हैं तो सेरिब्रम सबसे बड़ा होता है, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है, और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट आपका होता है सेरिबेलम। ये बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है, बॉडी के पोस्चर बैलेंस सबको कंट्रोल करता है, और इसको जो है सो लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। सेरिबेलम इज ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, या फिर विच इज कॉल्ड द लिटिल ब्रेन, तो आपका सेरिबेलम ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड। कह रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना कहाँ से ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है। अगर आप डायग्राम देखें, लेट मी शो यू द डायग्राम, ये डायग्राम है, ठीक है। तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो है ना आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट, यहाँ से। हालांकि इसमें उतने अच्छे से डायग्राम दिया नहीं है आपका। यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ना, दिस पोर्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मेड्यूला। क्या बोलते हैं, मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, इसका फुल नेम होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा जहाँ खत्म होता है ना वहाँ से फिर स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है, उसी से कनेक्टेड रहता है, ठीक। तो सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मेडुला ऑब्लंगेटा से ही स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक, इसको इरेज कर लेते हैं। कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ सूट, ठीक है, सूट मतलब एरियल पार्ट, सूट किसको बोलेंगे, प्लांट का वो पार्ट जो कि एबव द ग्राउंड रहता है, ठीक है। बिलो द ग्राउंड या अंडर ग्राउंड रहेगा तो उसको रूट बोलते हैं, ग्राउंड के ऊपर यानी सॉइल के ऊपर रहता है तो उसको सूट बोलते हैं। तो कह रहा है कि सूट में जो मूवमेंट होगा टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखेंगे जनरली आप नोटिस क्या करेंगे कि लाइट की तरफ जो सो बेंड करता है प्लांट जो है ना, ठीक है, उसका एरियल पार्ट लाइट की तरफ जो सो बेंड करता है। अगर आप किसी रूम में रखे हुए हैं, सपोज ये रूम है,
ठीक है, और इसमें कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट, और इधर से अगर लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, ये धीरे धीरे इधर बेंड करने लगेगा, ठीक है। तो लाइट की तरफ बेंड होता है, लाइट की तरफ मूवमेंट होता है प्लांट में, ठीक है। और इस मूवमेंट को कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहा जाता है? फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब लाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड, ठीक है, ये फाइटो हार्मोन है। क्या है ये? फाइटो हार्मोन, ठीक है। फाइटो हार्मोन मतलब प्लांट हार्मोन, ठीक है, प्लांट हार्मोन, फाइटो मीन्स प्लांट। तो फाइटो हार्मोन एब्सिसिक एसिड जो है ना, इसका मेन फंक्शन क्या है? तो देखिए कई सारा हार्मोन्स होता है, जैसे ऑक्सिन्स हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, कई सारे हैं। तो कुछ जो सो ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है? ग्रोथ प्रोमोटर, वो ग्रोथ को बढ़ावा देता है, ठीक है, प्रोमोट करता है। और एब्सिसिक एसिड जो है ना, क्या कहता है? ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, कम करता है। तो ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को, ठीक है, इट इज द ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, मतलब ग्रोथ से रिलेटेड कौन सा नहीं है? तो आपका वही हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। सॉरी, इसमें क्या बोल रहा है? सही है, इसमें कह रहा है कि वही सेम आंसर हो जाएगा कि क्या कह रहा है? नॉट एसोसिएटेड विथ ग्रोथ, ग्रोथ से रिलेटेड कौन सा नहीं है? तो आपका हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये ग्रोथ को रोकता है, कम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। तो देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन जरूरी होता है, ठीक है। और इसको कौन मतलब बनाता है इस हार्मोन को? तो थायराइड हार्मोन, सॉरी थायराइड ग्लैंड, ग्लैंड की बात कर रहे हैं हम लोग। थायराइड ग्लैंड जो है ना, वो रिलीज करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन के बनने के लिए, फॉर्मेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, ठीक है। अगर आयोडीन हम एडिक्वेट अमाउंट में ना लें तो क्या होगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन एडिक्वेट अमाउंट में नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। चूज द करेक्ट इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट में पढ़ रहा था, जैसे करेक्ट इनकरेक्ट आवे ना उसको अंडरलाइन कर लिया कीजिए। यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन के बारे में यहाँ पे पूछा है। देखिए इंसुलिन जो है ना, इट इज अ हार्मोन, क्या है? हार्मोन। और इट इज सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड पैंक्रियाज। कौन सा ग्लैंड सिक्रेट करता है? पैंक्रियाज। और ये पैंक्रियाज करता क्या करता है ना कि हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करता है ये कि ग्लूकागॉन, ठीक है, ग्लूकागॉन में कन्वर्ट कर देता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो ब्लड में है उसको ग्लूकागॉन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है इंसुलिन, ठीक है। और जब ग्लूकागॉन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये स्टोर हो जाता है, इट गेट स्टोर्ड इन द लीवर सेल्स। लीवर सेल्स जिसको हम हेपेटोसाइट्स भी कहते हैं, लीवर सेल्स में ये स्टोर हो जाता है। तो ब्लड में शुगर के लेवल को कम करके नॉर्मल पे ला देता है। अगर ब्लड में एक्सेस शुगर है ना, तो उसको क्या करता है? एक्स्ट्रा शुगर को यानी कि ग्लूकोज को ग्लूकागॉन में कन्वर्ट कर देता है। वो ग्लूकागॉन लीवर सेल में स्टोर हो जाता है, तो ब्लड में शुगर का लेवल लो हो जाता है, नॉर्मल पे आ जाता है। तो एक तरह से इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड शुगर जो है ना उसको कंट्रोल करता है, उसको लेवल को कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पैंक्रियाज। ये तो सही है, यहाँ पे पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इट रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, तो नहीं, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है, ये ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। और ये इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही पूछा है, यानी कि सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक आंसर मिल गया तो आपको रेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि सिलेक्ट द मिस मैच्ड, मतलब गलत मैच किया गया है उसको, जो है उस पेयर को आपको खोजना है। तो पहला ऑप्शन है एड्रेनलिन, ये हार्मोन का नाम है, और इधर दिया ग्लैंड का नाम पिट्यूटरी ग्लैंड। ये गलत है, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा मिसमैच्ड है, क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन जो है ना, दैट इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। क्या? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है ना, जो कि किडनी के ऊपर रहता है। सपोज ये किडनी है ना, ठीक है, किडनी जो होता है, तो दोनों किडनी के ऊपर जो है ना, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड रहता है, ठीक है, कोन शेप का रहता है, कोन शेप का रहता है। और यही ग्लैंड क्या करता है? एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज करता है। इट इज द आंसर, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 पे कि द शेप ऑफ द गार्ड सेल्स, ठीक है, चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन गार्ड सेल, जो है ना वो अपना शेप चेंज करते रहता है, कभी फ्लैसिड हो जाएगा, प्रॉपर
शेप में नहीं रहेगा, कभी टर्जिड हो जाएगा, प्रॉपर बीन शेप में रहेगा। तो ऐसा किसके कारण होगा? तो पहला कह रहा है कि प्रोटीन कंपोजिशन नहीं, टेम्परेचर नहीं, अमाउंट ऑफ वाटर यस, इट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जब अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा अच्छा, ठीक है, देखिए बीन शेप का होता है, गार्ड सेल्स कुछ इस तरीके से, दो गार्ड सेल्स ऐसे जो स्टोमेटा की ओपनिंग को कंट्रोल करता है, बीच में स्टोमेटा है, ठीक है, बीच में क्या है? स्टोमेटा। तो जब पानी अच्छे से रहेगा, एडुकेट अमाउंट में रहेगा वाटर, तो फुल्ली टर्जिड रहेगा, प्रॉपर बीन शेप में रहेगा और ये जो सो ओपन हो जाएगा। वहीं अगर अमाउंट ऑफ वाटर लेस रहेगा तो क्या होगा? ये फ्लैसिड हो जाएगा, पिचक जाएगा और प्रॉपर बीन शेप में नहीं रहेगा, प्रॉपर बीन शेप में नहीं रहेगा और बीच में जो ओपनिंग था वो ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है। तो अपने इसका शेप चेंज हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में कराया कि द ग्रोथ ऑफ द टेंड्रिल इन अ पी प्लांट इज ड्यू टू, टेंड्रिल में जो सो ग्रोथ जो होगा, टेंड्रिल समझते हैं, जैसे मान लेते पी प्लांट, ठीक है, इसमें बहुत सारे लीव्स है, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कुछ ऐसे स्प्रिंग टाइप का रहेगा, ठीक है, ये किसी सपोर्ट को, सपोज यहाँ पे डंडा है, इसको सपोर्ट, इसको जो सो पकड़ने में हेल्प करता है, इसको ऐसे वाइंड कर लेता है, ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग लाइक रहता है ना, सपोर्ट के लिए जो यूज करता है ये प्लांट, इसी को बोला जाता है टेंड्रिल। तो टेंड्रिल का जो ग्रोथ होता है वो किसके कारण होता है? ठीक है, वो पूछ रहा है। तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लाइट नहीं, ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, रैपिड सेल डिवीजन इन द टेंड्रिलर सेल्स, टेंड्रिलर सेल्स मतलब वही टेंड्रिल का सेल्स, दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, यस ये करेक्ट होगा। जो कि मान लेते कि टेंड्रिल है, ये प्लांट का टेंड्रिल जो है ये सपोर्ट से दूर है, तो इसमें क्या होगा ना, तेजी में जो इसको क्या होगा, डिवीजन होगा और इसका ग्रोथ होगा और ये जाके इसको फिर पकड़ लेगा और सपोर्ट इसको मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि रैपिड सेल डिवीजन के कारण क्या हो रहा है, ग्रोथ होता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा कि द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स, ठीक है, पॉलन ट्यूब्स की बात हो रही है यहाँ पे, टुवर्ड्स द ओव्यूल इज ड्यू टू, पॉलन ट्यूब का जो सो ग्रोथ ओव्यूल के तरफ क्यों होता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा केमोट्रोपिज्म, कुछ केमिकल चेंजेस के कारण होता है, ठीक है, केमिकल चेंजेस के कारण होता है। एक बार पॉलन ट्यूब हम आपको दिखा, चलिए तो ये है पॉलन ट्यूब, इसमें दिखा देते हैं आप लोग को। ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर है, पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जो ना आता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन यहाँ पे आता है तो कुछ केमिकल चेंजेस होता है और केमिकल चेंजेस के कारण क्या होता है ना, यहाँ पे ट्यूब बनता है, ट्यूब, ये ट्यूब जो सो मूव करते जाता है ओव्यूल तक, जो ओवरी में है ओव्यूल तक आएगा। तो ये जो सो इसका जो ग्रोथ हो रहा है ना पॉलन ट्यूब का, यहाँ पे भी पॉलन ट्यूब बन रहा है, ये ग्रो करते 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 ये भी ऐसे करके आएगा यहाँ तक, ठीक है, तो ये जो आ रहा है, ग्रो कर रहा है पॉलन ट्यूब, इसको हम बोलते हैं केमोट्रोपिज्म, ठीक है, केमोट्रोपिज्म यानी कि कुछ केमिकल चेंजेस के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर कि द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ द सन, ठीक है, मतलब सनफ्लावर जो मूवमेंट होगा, ठीक है, सन के पाथ के अकॉर्डिंग, सन जिधर जिधर मूव करते जाएगा, फ्लावर भी जो है ना सनफ्लावर उधर उस डायरेक्शन में बेंड करते जाएगा, ठीक है, तो ये भी आपका किस टाइप का मूवमेंट है, तो ट्रॉपिज्म हो गया, और कैसा, तो फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, लाइट के कारण हो रहा है, लाइट के अलॉन्ग हो रहा है, तो फोटोट्रॉपिज्म। अब कह रहा है कि द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स इज ड्यू टू, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि कौन सा सब्सटेंस जो ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करता है मैच्योर लीव्स को गिरने में, ठीक है, डिटैच हो जाता है मैच्योर लीव्स प्लांट से, फ्रूट्स वगैरह भी डिटैच हो जाता है, उसके लिए कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका होता है एब्सिसिक एसिड, क्योंकि क्या होता है ना, जहाँ से वो अटैच रहता है लीव्स या फिर फ्रूट्स मेन ब्रांच से जहाँ पे अटैच रहता है ना, वहाँ पे ग्रोथ जो है स्लो हो जाता है धीरे धीरे, तो वहाँ पे कमजोर होते जाता है, वीक होते जाता है और टूट जाता है फाइनली, तो वहाँ पे ग्रोथ को रोक दिया जाता है, प्रिवेंट करता है, तो वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एब्सिसिक एसिड। वहाँ पे एब्सिसिक एसिड ज़्यादा रिलीज होता है जिसके कारण ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है, इसके कारण लीव्स वगैरह डिटैच हो जाता है प्लांट से। क्वेश्चन नंबर 21, अब आ जाते हैं क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज इनकरेक्ट, ये याद रखना है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन से रिलेटेड जो है ना कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि नर्व इम्पल्स जो है ना ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइटिक एंड टुवर्ड्स एक्सटर्नल एंड, नहीं उल्टा हो गया, हमने देखा था कि जो सो डेंड्राइट से
सेल बॉडी से एक्जन, एक्जन से एक्जनल एंड तक जा रहा है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि डेंड्राइटिक एंड से एक्जनल एंड तक जा रहा है। सॉरी, हाँ ये तो सही है, डेंड्राइट से एक्जनल एंड तक जाएगा, तो ये तो करेक्ट है, बट यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा आंसर। सेकंड में क्या कर रहा है कि एट द डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिकल impulses bring about the release of some chemicals which generate the electrical impulse at the external end of another neuron। ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। कह रहा है कि एट द डेंड्राइटिक एंड जो है ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है ना वो चेंजेस लाता है केमिकल रिलीज करने में। ऐसा जो है ना केमिकल रिलीज होता है वो आपका एक्सटर्नल एंड पे, एक्सटर्नल एंड पे जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंचता है तो वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, ठीक है, बट यहाँ पे डेंड्राइटिक एंड दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछ रहा है, इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। वॉलेंट्री एक्शंस होता क्या उसको समझ लेते पहले। देखिए वो एक्शन, सॉरी वॉलेंट्री नहीं है, यहाँ पे इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री एक्शंस उस एक्शंस को बोलते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग, इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करता है उसको बोलते हैं वॉलेंट्री, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो है ना, जैसे हार्ट बीट करता है तो हमारे विल के अकॉर्डिंग तो नहीं काम करेगा, वो ऑटोमेटिकली हमेशा काम करते रहेगा, ठीक है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो आपका हो गया इनवॉलेंट्री एक्शन। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस को जो है सो ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, तो वो है आपका मेडुला, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा जो है ना, दैट कंट्रोल्स, ठीक है, दैट कंट्रोल्स, ओके, सब में तो मेडुला ही है, बट यहाँ पे लिखा है मिड ब्रेन, नहीं ये नहीं होगा। मेडुला जो है ना दैट इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेडुला इन द हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन, नॉट बोल रहा है, ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस नहीं है, कौन सा जो है नहीं। वॉमिटिंग ये तो इनवॉलेंट्री है क्योंकि हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं काम करेगा। सलाइवेशन भी है, हार्ट बीट भी इनवॉलेंट्री है, चीविंग ये वॉलेंट्री है, और वही तो पूछ रहा है कि कौन इनवॉलेंट्री नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि चीविंग तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, जब हम चाहेंगे तभी चीविंग होगा, चबाएंगे फूड को। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड, ठीक है, ही और सी कैन नॉट, जब कोई सीवियर कोल्ड से सफ़र कर रहा होता है तो वो क्या नहीं कर सकता है, डिफ्रेंशिएट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ आइसक्रीम, नहीं ऐसा नहीं है। जब सीवियर कोल्ड से कोई अफेक्टेड रहता है ना तो वो टेस्ट रिकॉग्निशन में उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा है कि ही और सी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ द अगरबत्ती, हाँ ये सही होगा, ठीक है, क्योंकि जो सीवियर कोल्ड से सफ़र कर रहा होता है वो स्मेल को अच्छे से मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, रिसेप्टर्स, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इंडिकेटर मैंने बोल दिया गलत से, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है, वो होता है आपका नोज में, और ये क्या करता है, ये करता है डिटेक्ट, क्या करता है ये डिटेक्ट करता है स्मेल्स को, और सीवियर कोल्ड होने के कारण ये कवर्ड हो जाता है म्यूकस से, तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है ना डिटेक्ट नहीं कर पाता अच्छे से स्मेल को, अगर ऐसा रहता है सीवियर कोल्ड रहता है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है। तो देखिए पहली बात तो जो सो क्या होता है ना कि एंड टू एंड अरेंज रहता है, तो इसमें तो अरेंजमेंट सही है, ठीक है, बट जो सो करंट का जो फ्लो होगा ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का फ्लो डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्जन की तरफ होगा, बट यहाँ पे उल्टा दिखा रहा है, एक्जन से डेंड्राइट सेल बॉडी की तरफ दिखा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और ऐसे अरेंज नहीं रहता, ये भी गलत हो जाएगा, एंड टू एंड अरेंज रहेगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही बचा है आपका, एक मिनट, नहीं इसमें तो अरेंजमेंट सही है, सी में तो अरेंजमेंट सही है। आप देख लेते फ्लो कैसा है, तो डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्जन, एक्जन से टर्मिनल, हाँ इसमें जो है सो फ्लो भी सही है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है, ट्रू नहीं है ये। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ना इट इज सिक्रीटेड बाय द थायराइड ग्लैंड,
थायराइड ग्लैंड इसको रिलीज करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है थायरोक्सिन हार्मोन से रिलेटेड। तो कह रहा है कि आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस, नहीं ये तो नहीं होगा। आयोडीन एसेंशियल होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, अच्छा ये तो बोल रहा है कि नॉट ट्रू ही बोल रहा है, ये तो ट्रू नहीं है यानी कि फॉल्स है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। नॉट ट्रू बोल रहा है, यहाँ पे अगर आयोडीन रहता तो ये फिर ट्रू हो जाता। चलिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो गया, इसमें ऑल ऑफ दिस वाला कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो रेस्ट 3 को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू। ड्वार्फिज्म मतलब क्या, जो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है, छोटे छोटे ही रह जाते हैं हाथ पाँव लिम्स वगैरह, हाइट बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, तो क्या कर रहा है कि एक्सेस सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन किसके कारण खड़ा है कि ड्वार्फिन जो होगा ना एक्सेस सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन के कारण होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यस, ग्रोथ हार्मोन जो है ना ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी के ग्रोथ के लिए। अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है, तो ड्वार्फिज्म होने का चांसेस रहेगा। तो लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ये आपका सही ऑप्शन होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में क्या करा है कि ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ द बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विथ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब क्या, प्यूबर्टी मतलब वो फेज लाइफ का जब जो सो पर्सन रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है, यानी कि उसके बॉडी में गैमेट्स बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्यूबर्टी। और ये चेंजेस क्यों आता है मेनली, तो बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, नहीं है। एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है, तो ओवरी, ये तो गलत हो जाएगा। एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, नहीं है, एस्ट्रोजन जो ओवरी रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, यस, मेल में जो है सो टेस्टिस रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल में जो है सो ओवरी रिलीज करता है एस्ट्रोजन। और इसी के कारण जो है ना मतलब प्यूबर्टी आता है एंड बॉडी में बहुत सारा चेंजेज आता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि और डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, क्यों, तो देखिए इंसुलिन तो वैसे हमारे बॉडी में पैंक्रियाज बनाता है, ठीक है, पैंक्रियाज, ठीक है। और इंसुलिन क्या करता है, तो ये कंट्रोल करता है या फिर रेगुलेट करता है किस चीज़ को, तो ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है, ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है। बट अगर डॉक्टर कह रहे हैं ना कि भाई इंजेक्शन लो इसका, इसका मतलब हमारे बॉडी में जो है ना इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, वो सिक्रीट नहीं अच्छे से हो रहा है, ठीक है। और जब इंसुलिन अच्छे से सिक्रीट नहीं होगा तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम अभी पढ़े थे ना कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज उसको इंसुलिन जो है ना ग्लूकागॉन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ग्लूकागॉन। तो ब्लड में शुगर जो अगर ज़्यादा है उसको ग्लूकागॉन में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर दिया जाता है लीवर सेल्स में, तो ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल रहता है। अगर इंसुलिन कम रिलीज होगा तो क्या होगा, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा ही रहेगा, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ग्लूकागॉन में। तो ब्लड शुगर लेवल अगर हाई होने लगता है बिकॉज ऑफ द लेस सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, तो क्या किया जाता है, उस पर्सन को इंजेक्ट किया जाता है इंसुलिन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि डॉक्टर ने एडवाइज किया है पर्सन को कि भाई इंसुलिन का इंजेक्शन लो, इसका मतलब ब्लड में शुगर का लेवल हाई है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिज ब्लड प्रेशर इज लो, नहीं, हार्ट वाज बीटिंग स्लोली, नहीं, ही वाज सफरिंग फ्रॉम ग्वाइटर, नहीं। तीन ऑप्शन अगर इनकरेक्ट है तो चौथा ही सही होगा, हिज शुगर लेवल इन द ब्लड वाज हाई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है कि द हार्मोन विच इंक्रीज द फर्टिलिटी इन मेल। मेल में जो फर्टिलिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, देखिए फर्टिलिटी मतलब क्या, प्रोडक्शन जो है सो स्पर्म का अच्छे से हो, और स्पर्म प्रोडक्शन में मेल में अगर हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर टेस्टोस्टेरोन अच्छे से रिलीज हो रहा है तो क्या होगा कि स्पर्म अच्छे से प्रोड्यूस होगा, स्पर्म अच्छे से प्रोड्यूस होगा मतलब मेल जो है सो फर्टाइल होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड, ठीक है। बहुत सारे ग्लैंड जो है ना पेयर में होता है, दो दो होता है, और कुछ जो है सो सिंगल होता है। तो इस सब में से कौन सा जो है अनपेयर्ड है, मतलब पेयर में नहीं है, मतलब एक ही है। तो पहला है एड्रिनल ग्लैंड, तो नहीं, ये पेयर में होता है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक रहता है। टेस्टिस ये भी पेयर में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये एक ही होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओवरी भी पेयर में होता है, तो ये तीनों आपका पेयर में है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो सिंगल एक होता है, ठीक है, अनपेयर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 32 जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, साइनेप्स। ये डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि दो न्यूरॉन जहाँ पे है,
ठीक है, मिल रहा होता है, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स गैप को। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इन ह्यूमंस द लाइफ प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल एंड रेगुलेट कौन करता है? देखिए हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, उसको कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। तो नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम जो है ना, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बदले अगर हार्मोनल सिस्टम लिखा है ना, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। हार्मोनल सिस्टम भी बोल सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को, ठीक, एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम। तो एमसीक्यू खत्म हो गया। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट वगैरह जरूर करके बताएं। अगर कुछ मिस्टेक्स वगैरह रहे तो उसको भी जरूर इंडिकेट करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।